लेट्स स्टे फोकस्ड। ऐसे 300 में देर आर 4 कंसेप्ट, ब्रॉडली 4 कंसेप्ट आप ऐसे 300 में पढ़ते हो। एक, बेसिक्स ऑफ प्लानिंग। दूसरा, ऑडिट स्ट्रैटेजी। देन डिटेल्ड ऑडिट प्लानिंग। एंड फोर्थ, ऑडिट प्रोग्राम। दिस इज हाउ योर सिलेबस इज डिवाइडेड। फर्स्ट, basic responsibility of auditor in planning. Second, your audit strategy. Third is your detailed audit planning. And fourth is your audit program. क्लियर? सो आपने पहले ठीक से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप पूरी तरीके से मेरे पास सेशन में फोकस रहोगे। ये चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज है। इसके आंसर्स इतने चिंदी होते हैं ना, मतलब इतने इजी आंसर्स होते हैं ना, यू कैन नॉट मिस आउट ऑन दैट अनलेस एंड अनटिल यू लर्न, लाइक यू नो, यू अनलेस अनटिल यू फोकस ऑन कि सवाल क्या पूछा है। क्योंकि सवाल ऐसा रहता है ना कि वो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, आपको लगता है सब कुछ एक जैसा है। बट आई विल टीच यू कि कैसे पहचानना है कि सवाल क्या क्वेश्चन पूछा है, और फिर देन यू विल लर्न द आंसर। टॉपिक इज वेरी इजी, आई एम टेलिंग दिस टू यू। ठीक है? एंड ऑनेस्टली टेलिंग दिस टू यू, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको याद करवाना है तो कुछ भी बोल रही हूं मैं, बिकॉज देयर आर सम हार्ड टॉपिक्स इन योर लाइफ। मैंने आपको क्या चीजें हाईलाइट की है? आप इसके अंदर बेसिक ऐसे 300 में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, दैट इज योर बेसिक्स, आप वो पढ़ोगे। फिर ऑडिट स्ट्रैटेजी पढ़ोगे, ऑडिट प्लानिंग पढ़ोगे, ऑडिट प्रोग्राम पढ़ोगे। अब बच्चे सबसे पहले कंफ्यूज हो जाते हैं पॉइंट 1 एंड पॉइंट 3 के क्वेश्चंस पे। तो आज आप ध्यान रखो, पॉइंट 1 के क्वेश्चंस अलग है, पॉइंट 3 के क्वेश्चंस अलग है। ठीक है? पॉइंट 1 में आपका सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कहाँ लिखा हुआ है? वेयर हैव यू, लाइक यू नो, वेयर इन योर स्टैंडर्ड्स के लिस्ट दे आर टेलिंग यू दैट यू हैव टू प्लान द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इन ऐसे 300। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ऐसे 300? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ऐसे 300? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतना ही नाम है। यस मैम। ऐसे 300 करता क्या है? इट डील्स विथ इट डील्स विथ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू प्लान एंड ऑडिट। कुछ नया फैंसी नहीं है। सो अगर स्कोप ही आपका है कि आपको ऑडिट प्लान करना है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका? कि प्लान इफेक्टिव मैनर पे करना है। प्लान एंड परफॉर्म क्या होना चाहिए आपका? इफेक्टिव मैनर पे। अगर आपको ऐसे 300 बोल रहा है कि सुनो सुनो ऑडिटर, तुमको ऑडिट प्लान करना है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? कि मेरा प्लानिंग जो है इफेक्टिव इस तरह से होना चाहिए कि मेरा ऑडिट इफेक्टिव मैनर पे हो जाए। यस। एंड नाउ वी आर प्योरली इन ऑडिट, सो हम सिर्फ ऑडिट 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 ही वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है? क्योंकि अब अपन ऐसे की सीरीज में आ चुके हैं, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज द, कैन यू प्लीज क्विकली, हर सिद्धि, कैन यू प्लीज रिमाइंड मी व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिटर इन ऐसे 300 एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर? The scope is to plan an audit of FS, and the objective is to perform the audit in an effective manner. नहीं नहीं, प्लान द ऑडिट सो इट विल बी परफॉर्म्ड इन Effective इफेक्टिव manner. मैनर। ठीक है? डन एवरीवन? यस मैम। आपको अगला सवाल आएगा। ठीक है? कि वाई प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट। आपके बुक में ये किसी भी नाम से लिखा है, फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बताती हूँ ये सवाल एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। आईसीआई ना आपको कहीं तो भी केस सिनेरियो जैसा कुछ तो बनाने की कोशिश करेगा, और उसमें एक बीच में एक लाइन छोड़ देगा। व्हाट दे विल डू, दे विल इंक्लूड द लाइन समथिंग लाइक दिस, और प्लीज ये हाईलाइट करना आपके बुक्स में। प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी टू कैरी आउट इट effectively in a timely manner. Besides ensuring compliance with the professional standard, it helps performing audit engagement effectively. Explain. कुछ तो केस सिनेरियो देगा या वन लाइनर क्वेश्चन देगा, और सीधे ये ऐसे ऐसा चेप देगा इसको। ठीक है? और फिर यहां पर बोलेगा एक्सप्लेन। अभी किसी के बुक में डायरेक्टली डायरेक्टली अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा ना कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लान, तो अगर क्वेश्चन में ये ऊपर के लाइन में क्वेश्चन पूछा, तो आप 2 मिनट के लिए तो सोचते बैठ जाओगे कि भाई ये पूछा क्या है। सो प्लीज हाईलाइट, ये कंटेक्स्ट बहुत जरूरी होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पहचानने के लिए। तो अगर एग्जाम में आपको ये लाइन लिखा हुआ आएगा कि प्लानिंग एंड ऑडिट इज नेसेसरी टू कैरी आउट इट इफेक्टिवली इन टाइमली मैनर एंड बिसाइड्स ensuring compliance with the professional standard, it helps in performing the audit engagement effectively, तो आप तुरंत समझ जाना कि बेनिफिट्स पूछा है। डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, आर वी क्लियर गाइस? आर यू यस मैम। फोकसिंग? यस। यस मैम। Ghanshyam, can you please remind the class what are the benefits of audit planning?
हाँ, एक काम करो, म्यूट करके बोल दो, हम लिप रीडिंग कर लेते हैं। Helps the auditor to develop attention in important area of audit. सबसे पहला Helps फायदा the होता auditor है, is इट विल हेल्प यू टू डिवोट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, क्योंकि जब आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ज्यादा टाइम देना है, कहाँ पर कम काम टाइम देना, राइट? सो इट विल हेल्प यू डिवोट अटेंशन। कहाँ अटेंशन? इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट। यस, नेक्स्ट। helps auditor to identify resolve potential problem on timely basis. ऑडिट में जो भी पोटेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब आज ये प्रॉब्लम नहीं है, पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लेना इन अ टाइमली बेसिस। यस, नेक्स्ट। Helps the auditor to properly organize and manage audit engagement सो to दैट perform इफेक्टिव effective एंड and efficient एफिशिएंट manner. मैनर। यस, नेक्स्ट। Assisting the in the selection of engagement team members with appropriate level of capabilities and competence to respond, anticipate risk, and proper assignment of work. करेक्ट, नेक्स्ट। Facilitate the direction and supervision of engagement team member and review of their work. यस, लास्ट। Assisting where applicable in coordination of work done by other experts. करेक्ट। नाउ कैन एवरीवन प्लीज टेल मी, हु इज इन्वॉल्व इन ऑडिट प्लानिंग? कौन करता है ऑडिट प्लानिंग? And and partner. partner, engagement part engagement partner. एंगेजमेंट पार्टनर विद द की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम प्लानिंग होता है। एंगेजमेंट पार्टनर अकेले नहीं करेगा, ही विल डू इट विद द की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम, राइट? Yes, ma'am. गॉट इट? सो एंगेजमेंट पार्टनर को कैसे हेल्प मिलेगा और पूरी टीम को कैसे हेल्प मिलेगा ऑडिट प्लानिंग से, वो लिखा हुआ है। तो सबसे पहला फायदा क्या होता है कि इंपॉर्टेंट एरियाज में आपको अटेंशन डिवोट करने के लिए मिलता है। ये पॉइंट आपको याद रह जाएगा। दूसरा भी पॉइंट आपको याद रह जाएगा कि इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। थर्ड पॉइंट और इजी है कि इट विल हेल्प द ऑडिटर टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट इन सच अ मैनर ताकि ऑडिट जो है इफेक्टिवली परफॉर्म हो। फोर्थ पॉइंट आप याद रखो कि इट विल हेल्प द एंगेजमेंट पार्टनर टू सेलेक्ट द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैपेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। क्योंकि आपको मालूम है कि आप रिलायंस के ऑडिट में जा रहे हो, रिलायंस जैसे जाइंट कंपनी को अगर ऑडिट करना है, सो यू नीड पीपल हु हैव द कैपेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस टू हैंडल सच बिग ऑडिट, राइट, इन योर टीम। एंड देन फैसिलिटेट द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है? एंगेजमेंट पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एंगेजमेंट पार्टनर को हेल्प मिलती है अपने टीम को डायरेक्ट करने के लिए एंड सुपरवाइज करने के लिए एंड उसको रिव्यू करने के लिए। सो प्लीज राइट द वर्ड DSR। आपके लाइफ में ये वर्ड अभी इंट्रोड्यूस हो गया है, लेकिन ये ऑडिट में बार 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 रिपीट होगा। डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम। अपने टीम को डायरेक्ट करना, अपने टीम को सुपरवाइज करना उनके काम को, और उनके काम को रिव्यू करना। ये ऑल दिस एक्टिविटी किसकी होती है? एंगेजमेंट पार्टनर की होती है। यस, Yes, ma'am. लास्ट। इट विल, अगर आपने ऑडिट में एक्सपर्ट्स वगैरह को इन्वॉल्व किया हुआ है तो उनके साथ में भी वर्क कोऑर्डिनेशन का, हमेशा डर लगता है कि आप ये लास्ट वाला पॉइंट भूल जाओगे, बट प्लीज मत भूलना। आपके लिए, आपके पास में एक स्टैंडर्ड भी है, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिट एक्सपर्ट, ऑडिटर्स एक्सपर्ट के ऊपर एक स्टैंडर्ड भी आपके सिलेबस में है क्या? आप डू यू रिमेम्बर देयर इज अ Yes, 600 ma'am. सीरीज का स्टैंडर्ड? 610. 600 and 620, I think. ऐसे 600? 600 नहीं होगा ना, 600 तो यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर है, राइट? या फिर कैसा है? 610 है. ब्रांच 620? ऑडिटर का पर है ना मैम, वो तो 600 इंटरनल ऑडिटर का वो नहीं, है. 620, देखो, ma'am. 610 इज यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, 600 एंड 620। मैम 620 सिलेबस में नहीं है हमारे। Yes, ma'am. ये अच्छा, फाइनल 600 में क्या है? सिर्फ 610 है हम लोग के पोर्शन में, 600 यूजिंग द भी वर्क नहीं है। ऑफ यूजिंग द वर्क ऑफ यूजिंग द वर्क ऑफ यूजिंग द वर्क ऑफ मैम 600 is using the work of other auditor another auditor, yes, and 620 is expert using the work of auditors auditors expert। ठीक है, ये हाँ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद रखो उसके रिलेटेड हाँ। पॉइंट है यहाँ पर आपका लास्ट पॉइंट। ठीक है, सो ऐसे 620 मार्क करके रखो, और कुछ नहीं जानना है आपको, बाकी एवरीथिंग इग्नोर। बस इतना याद रखो कि आपको 620 वाला एक पॉइंट है जो हेल्प करता है। आई एम सेइंग दिस, आपको कभी कभी 6 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? अगर लास्ट के उन्होंने कहीं पर पेपर में ये पॉइंट डाला हुआ, 6 मार्क्स का डाला हुआ है, तो यू विल लूज आउट ऑन 1 मार्क जस्ट बिकॉज आपको लास्ट पॉइंट याद नहीं है। सो प्लीज रिमेंबर दिस। डन? Yes. डू यू नीड टाइम टू रिमेंबर दिस, या फिर हो गया याद? प्लीज एक चीज याद रखना, स्पेस्ड रिपीटेशन के दिन पे
I will not be the person who will telling the answer. So basically I will prepare questions and आपको आंसर करना पड़ेगा उस दिन, एंड तब तक उतना टाइम भी नहीं रहेगा पेजेस पलटाने का इधर उधर इधर उधर, ठीक है? तो मैं टेल यू कि याद करो, यू याद करो उसको। नाउ मैं आपको अब जो बता रही हूं आप उसको वापस मार्क करो, ठीक है? आपके बुक्स में इस टॉपिक के नीचे 3 लाइंस वापस लिखे हुए हैं। Planning an audit ensures that audit risk is reduced to an acceptably low level. When audit work is adequately and properly planned, it reduces the risk of inappropriate opinion by the auditor. Do you see this? Yes, ma'am. Yes. अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया लिखा हुआ तो कृपया करके वहां पर ऑडिट रिस्क के बारे में ज्ञान ना लिख करके आए। दिस क्वेश्चन इज स्टिल अबाउट बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग। प्लीज हाईलाइट दिस, यू हैव टू रिमेंबर। आईसीआई ऐसे ही गेम करता है आपके साथ एग्जाम में। They will not ask direct question, they will ask the context around that direct answer. और आपको पहचानना है कि this question is not about audit risk, this question is still about Planning of audit. adequately properly planned audit, benefits of audit planning. Yes, ma'am. Please highlight in your books, ठीक है? सो सेम टॉपिक के ऊपर 2 डिफरेंट तरीके से आईसीआई क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने ये हाईलाइट कर दिया है। चलो अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है? आप मार्क, ये क्वेश्चन मेरे जमाने में भी आता था कि प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट। प्लानिंग कोई एक सेपरेट फेज या डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट नहीं होता है, इट इज अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। यस, ऐसे ही पूछेगा वो, स्टार्टिंग लाइन ही क्वेश्चन का ऐसे बनाएगा, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट बट इट इज अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस दैट ऑफन begins shortly after the completion of the previous audit and continues until the completion of current audit engagement. Yes, ये क्वेश्चन का मीनिंग समझता है आप लोगों को? दिस इज अ प्लेन स्टेटमेंट कि प्लानिंग कब चालू होता है, जब से पिछला ऑडिट कंप्लीट करते हैं तब से प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है, जब तक करंट ऑडिट एंगेजमेंट खत्म नहीं होगा तब तक वी हैव टू कीप ऑन प्लानिंग, कीप ऑन यूजिंग द ऑडिट प्लान, राइट? और मतलब कीप ऑन रिवाइजिंग द ऑडिट प्लान व्हेन इट इज नेसेसरी। हाउएवर ये क्वेश्चन आपको ये चीज एक्सप्लेन करने का नहीं आएगा कि व्हाई प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्वेश्चन में एक्सेप्शन पूछा जाएगा आपको कि हाउएवर it includes consideration of timing of certain activities and audit procedure that needs to be completed prior to the performance of further audit procedure. इसमें एक exception दिया है कि even though we are saying that planning is a continuous process, but there are certain activities that we have to complete before doing the prior to further audit procedure. Guys, did you see these words in your books? Prior to further audit procedure, please highlight it. Yes, ma'am. बिकॉज उन्होंने क्या बोला कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, मतलब ऐसे 330 500 सीरीज करने के पहले ही कर लेना पड़ेगा। सो इट इज अ गुड 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर 3 to 5 पॉइंट्स है आपके पास। क्या क्या चीजें हैं जो आपको प्लानिंग में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने के पहले ही कर लेना चाहिए? सबसे पहला, रिस्क असेसमेंट करने के लिए आपको कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर लगेगा पहले डिसाइड करो। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप पहले ही लेकर के रखो। डोंट डू इट कि नहीं नहीं लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे तब पता चल रहा ओ माय गॉड ये भी लॉ लगता था। नो 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 नो, प्लीज डिसाइड दैट बिफोर हैंड। मटेरियलिटी, ओवरऑल परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो आपको निकालना है, ओवरऑल मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने के पहले ही निकालो। ऐसा नहीं कि लास्ट में बैठ करके निकाल रहे हैं कि मटेरियलिटी क्या है। एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना है, पहले ही डिसाइड करो, ठीक है? एंड अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में जाने से पहले ही आपके ये सारी चीजें हो जानी चाहिए थी। Vivek, can you please remind me what are the 5 things that you will complete before doing the further audit procedure as per SA 330 and 500 series? The पहले analytical procedure to be applied as a risk assessment procedure as per SA 315. Yes. फिर सेकंड हम जनरल अंडरस्टैंडिंग लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जो भी एंटिटी में लग रही है वो समझ लेंगे। Yes. थर्ड हम डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेरियलिटी कर लेंगे। अगर
एक्सपर्ट इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसका बता देंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, और जो अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा रहे हैं तो वो बता देंगे उसके अंदर। यस, ठीक है। सो इसका आंसर बहुत इजी है, बट इसका क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन वो ना इस लाइन पे पूछते हैं, ये पूरा का पूरा चेप ही देंगे एग्जाम में, ऐसा है। और फिर बच्चा लगा रहता है कि नहीं, प्लानिंग तो कंटिन्यूअसली करना चाहिए, प्लानिंग प्लानिंग स्टेज में भी करना चाहिए, प्लानिंग एंड में भी करना चाहिए, कुछ तो भी आंसर लिख कर आओगे। ऐसा कुछ नहीं पूछा है, ये पूछा है प्लीज यही लिख करके आना है। आर वी क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। मैंने आपको क्या बोला था, प्लानिंग कौन कौन करेगा? Engagement partner Ma'am, and key members. Engagement partner. एंड Key engagement team members. यस, members. पूरा सेंटेंस बोला करो। मैम एंगेजमेंट पार्टनर विद अदर की मेंबर्स। एक सेकेंड ना घनश्याम, यस बोल। मैम ऊपर से ऊपर जाऊँ। मैम ये फॉर एग्जांपल से बोलो एक बार, देखो ना। फॉर एग्जांपल प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसीडर। ये यही पॉइंट लिखा हुआ है, हाँ जो मैम ऊपर ये वर्ड बोला है वही उन्होंने बोला है कि कौन सी चीजें हैं जो आपको, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग इंक्लूड्स नीड टू कंसिडर प्रायर टू द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मेसर स्टेटमेंट सच एज दीज पॉइंट। मैम बोलो ना। है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से पहले। जस्ट अ सेकेंड ना, क्या बोल रहे हैं वहां पर? फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग इंक्लूड्स दैट द नीड टू कंसिडर प्रायर टू द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मेसर स्टेटमेंट सच एज, नहीं नहीं नहीं, सो इवन दोनों ने वर्डिंग ऐसा यूज किया है, बट आप देखो, आप रिस्क असेसमेंट के पहले कैसे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा सकते हो, वही मतलब बहुत है। है ना? तो उन्होंने वो लिखने के लिए बहुत सारे पॉइंट, जैसे आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने हैं ये आप डिसाइड जरूर कर सकते हो, बट हाउ कैन यू परफॉर्म अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बिफोर डूइंग द रिस्क असेसमेंट? ठीक है, तो लेट दिस लाइन बी देयर, बट उसको ऐसा बहुत लोड मत लो कि ओ माय गॉड ऐसा क्यों लिखा है, फिर वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है, ठीक है? बट जस्ट नो कि ये पॉइंट कहां से आ रहा है। डन? डन। हाँ, अभी हमने क्या बोला था, एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स, मतलब वो याद रखना, की मेंबर्स कौन से वाले? एंगेजमेंट टीम के, जैसे होते हैं ना सीनियर्स होंगे, जैसे अभी आप फर्स्ट ईयर आर्टिकल हो, अभी फर्स्ट ईयर आर्टिकल में नॉट नेसेसरली आपको प्लानिंग वाले मीटिंग्स में सारे में बैठाएंगे, बट हाँ जब डिस्कशन होगा प्लान का तो दे विल इंक्लूड यू इन दैट मीटिंग। यस, they are going to include you, but planning wale mein initially they will include all your seniors, so they should be involved in planning the audit, including planning and participating in the discussion among the engagement team members. The involvement of engagement partner and other key members of the engagement team in planning in the audit draws on their experience site and thereby enhancing the effectiveness and efficiency of the planning process. So why they are saying कि सिर्फ engagement partner खुद नहीं करेगा पूरा planning? Because देखो, एंगेजमेंट पार्टनर डजंट गो टू क्लाइंट ऑफिस ऑन अ डेली बेसिस। हाँ, एंगेजमेंट पार्टनर ना सिर्फ रिव्यू करने के लिए जाता है, स्टार्टिंग में जाता है, क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे जाता है, लाइक ही डजंट गो ऑन अ डेली बेसिस। हु आर द पीपल हु गो टू क्लाइंट प्लेस? टीम मेंबर्स, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। तो अगर आप इन लोगों को नहीं इन्वॉल्व करोगे प्लानिंग में, दीज आर द पीपल जो रोज ऑडिट पे जाते हैं, ठीक है, तो उनका एक्सपीरियंस ज्यादा मायने रखता है ना, कि उन्होंने कैसे लास्ट टाइम ऑडिट किया था, लास्ट ईयर में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। दैट इज वाई दे आर टेलिंग कि ये जो एंगेजमेंट टीम मेंबर है ना, इसके की मेंबर्स को आप किस में इंक्लूड करो, आपके प्लानिंग में इंक्लूड करो, ताकि आपका जो प्लानिंग हो वो क्या हो, दे इट विल एनहांस द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। यस, Yes, ma'am. सिर्फ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्डिंग्स याद रखना कि क्यों ऐसा बोला है, बिकॉज इट विल ड्रॉ ऑन द एक्सपीरियंस एंड इनसाइट ऑफ दिस की मेंबर्स जो एंगेजमेंट टीम के होते हैं, ठीक है? बाकी पॉइंट तो बहुत जनरिक ही है। चलो, डिस्कशन ऑफ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग विथ एंटिटीज मैनेजमेंट, ये सवाल आता है, ये सवाल सपोज एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, ऐसा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं बनाएंगे कि क्या आपको आपका ऑडिट प्लानिंग के एलिमेंट जो है मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना जरूरी है। हम्म, Yes, yes, ma'am. तो आप बोलोगे यस, ऑडिटर मे डिसाइड टू डिस्कस इट विथ मैनेजमेंट। क्यों?
टू फैसिलिटेट द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, क्योंकि भाई सामने वाला भी रेडी होना चाहिए ना कि आप कब कौन सा ऑडिट करने के लिए आने वाले हो, सो दैट ही विल प्रिपेयर द फाइल एंड एवरीथिंग। पता चला उनका कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया हुआ है पूरा का पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, या समथिंग इज हैपनिंग, और आप पहुंच गए ऑडिट करने के लिए। नो नो नो, दे नीड टू बी अवेयर कि आप कब ऑडिट करने के लिए आ रहे हो, क्या कौन सा एरिया कब देखने वाले, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव अ बिजनेस गोइंग ऑन। उसके बीच में ऑडिटर जाता है ना, बिजनेस इंटरप्ट होता है काफी ज्यादा। ठीक है, यू विल बी इन्वॉल्व, यू विल जस्ट आस्क दोस गाइस टू कम, चलो चलो मीटिंग करना है, ये करना है, वो डिस्कस करना है, तो उनका रेगुलर बिजनेस बहुत इंटरप्ट होता है। इसके लिए बेटर होता है कि आप जो अपने ऑडिट प्लानिंग के जो एलिमेंट्स है वो मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस कर ले। बट यहां पर एक केवियट है, आप हमेशा याद रखो, आप कितना डिस्कस करोगे वो उतना इंश्योर करना कि आपका जो इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्या बोला? केयर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। क्योंकि सपोज जैसे कैश का ऑडिट कैसे करते हैं, कैश का ऑडिट आप चैप्टर 5 में पढ़ोगे ना, तो कैश के ऑडिट में उन्होंने क्या बोला है कि आप कैश का ना सरप्राइज वेरिफिकेशन करना। अब आप क्लाइंट को बता दिए, सुनो सुनो मैं शाम को ना सरप्राइज वेरिफिकेशन करने की, हाउ इज इट अ सरप्राइज वेरिफिकेशन? Yes, ma'am. नहीं होगा। राइट, सो प्लीज इंश्योर दैट इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ, और टू मच डिटेल कभी नहीं शेयर करने का रहता है क्लाइंट के साथ में। Yes, ma'am. डन? हमने क्या कवर किया अभी तक? हैव वी कवर्ड द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर ऐसे 300? जो बेसिक्स वाला पोर्शन है वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया सारा। क्विकली एक बार नजर मारोगे ऊपर से नीचे, इज देयर एनीथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड? कैन यू हाईलाइट इट टू मी प्लीज? मैम, एक बार बेनिफिट में जो आप कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क वाला बताई थी, मेरे को बता दो। देखो, आपको ऑडिटर के एक्सपर्ट के साथ में ऑडिट, अगर सपोज आपने डिसाइड किया है कि यार मुझे ये पर्टिकुलर इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे ना शायद हमारी टीम से नहीं हो पाएगा, हमको एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा बाहर से। सो अगर आप उसको एक्सपर्ट को हायर कर रहे हो, तो हायर कब करना है, उसका ऑडिट, वो बंदा कब काम करेगा, वो क्लाइंट प्लेस पे कब जाएगा, उसका रिपोर्ट कब बन के मिलेगा, वो उसका रिपोर्ट आपकी ऑडिट रिपोर्ट लिखने से पहले आपको मिल जाना चाहिए। ऑल दिस कोऑर्डिनेशन के लिए भी हेल्प करता है। अगर आप ऑडिट प्लान करने के टाइम पे ही एक्सपर्ट का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो डिसाइड कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट इज द लास्ट पॉइंट कि हाउ डज इट हेल्प यू ऑडिट प्लानिंग? इट विल हेल्प यू कोऑर्डिनेट विद दैट एक्सपर्ट जो आप खुद अपॉइंट करने वाले हो आपके ऑडिट से रिलेटेड। यस? चलो, तुम लोग कभी नहीं बोलोगे कि मैडम हो गया है आगे चले, मुझे ही वो कॉल लेना पड़ता है हर बार। कभी तो कॉन्फिडेंटली बोलो प्लीज।
नाउ प्लीज अभी थोड़ा सा ना अलर्ट है क्लास में, क्योंकि अब इसके बाद जो टॉपिक्स है ना वो एज इट इज डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। आपके बुक्स में ओपन करके रखो। आपको ना बेसिक्स के अंदर, अभी तक हम बेसिक्स में ही है, बेसिक्स के अंदर थोड़ा हाई लेवल का बेसिक है। एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या होते हैं मैंने आपको बताया, क्या बताया था इसके पहले, कि देयर आर 4 पोर्शंस ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। एक आपका बेसिक्स ऑफ प्लानिंग, जिसमें ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आपका ऑडिट स्ट्रैटेजी है। फिर आपका डिटेल्ड ऑडिट प्लानिंग है। और फिर आपका ऑडिट प्रोग्राम है। ठीक है, अभी तक हम यहां पर ही हैं फर्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर हम किस टॉपिक पर आ चुके हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के अंदर। ठीक है, प्लानिंग में 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड दूसरा होता है प्लानिंग एक्टिविटीज। ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी के ऊपर आपका पूरा जो पूरा चार्ट, अगर आप स्टैंडर्ड का चार्ट देखोगे तो जो उसका पॉइंट 3 है दैट इज एग्जैक्टली योर पॉइंट बी। सो अपने को पॉइंट 1 में क्या पढ़ना है, सिर्फ ये वाला ए वाला पॉइंट, दैट इज प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ये फुल फ्लेजेड टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक ये अपन पढ़ रहे हैं, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डिड यू ऑल गेट इट इन योर बुक्स गाइस? Yes, ma'am. ब्यूटिफुल। अभी इसमें आप ऐसा कुछ नहीं पढ़ोगे जो आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको हाईलाइट करके देखती। द ऑडिटर considers whether the relationship with the client should be continued and whether ethical requirement including independence continue to comply with. It includes performing procedure regarding continuation of the client relationship, evaluation of compliance with ethical requirement including independence, and establishment of understanding of terms of engagement. इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े इन माय सेशन? थर्ड पॉइंट। यार प्रियंका, ऐसा दिल दुखा दिया। ऐसे 210 में क्या पढ़ा था अपन ने? अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पढ़ा था ना वहां पर। सो बेसिकली यू हैव स्टडीड एवरीथिंग समवेयर। ऐसा कुछ भी नहीं है टॉपिक में जो आपको याद नहीं आएगा। सो प्लीज याद रखना, प्रीलिम आप जब व्हेन यू कंसिडर दिस पॉइंट कि क्लाइंट के साथ अपना रिश्ता कंटिन्यू करे या ना करे, तो उस रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए पहला आपको सर्टेन प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़ेगा रिगार्डिंग कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। दूसरा, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस से कंप्लाई कर रहे हो। एंड तीसरा, आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये सारी चीज, ये इसमें से SQC 1 एंड SA 220 में तो आप ऑलरेडी SA 220 में ऑलरेडी ये पॉइंट्स कवर कर चुके थे। अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आप SA 210 में पढ़ के आए हो, वहां पर ही बोला गया है कि ये चीजें आपको करनी है। बट ये चीजें करनी कैसे है? ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, यू हैव टू परफॉर्म प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, दैट इज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। डू यू हैव दिस कंटेंट इन योर बुक्स? Yes, sir. We have. सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, whenever you are accepting and continuing the client relationship and audit engagement, आप प्लीज, आपके बुक्स में लिखा भी हुआ है तो भी आप ये स्क्रिबल करोगे मेरे साथ में, ठीक है? आप चाहिए तो पेंसिल से स्क्रिबल करो समवेयर, बट सबसे पहले यू विल इंश्योर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको लिखते बनना चाहिए। ठीक है, दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कंप्लीटली। सो व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग, एज पर ये हम एज पर ऐसे 300 लिखने वाले हैं कि व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग एंड कंटिन्यूइंग द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, फर्स्ट यू हैव टू इंश्योर appropriate procedure have been followed and conclusion reached are appropriate. Geeta, can you please recall what is the first point? Ensure appropriate procedure have been followed by conclusion reached are appropriate.
सो ये कौन से प्रोसीजर की बात कर रहा है? प्रोसीजर रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूशन ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, कि किसी क्लाइंट को आपको कंटिन्यू करना, एक्सेप्ट करना है तो क्या प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करने चाहिए, ठीक है? नाउ सेकेंड पॉइंट इज यू विल obtain necessary information before accepting the client or continuing the client. Jayansh, do you understand ki why there are these two words? Why we are saying either accepting the client or continuing the client? Yes, ma'am. What is that? Ma'am, accepting the client means we are accepting a new client. New client. The first time client जिससे आपके हमें पास में आ रहा है तो you are continue. हाँ, correct. And then? Continuous means we are on recurring audit. We are on Exactly. You second have year and already third year. performed that work before also, and now this time you are deciding कि भाई हमको continue करना है नहीं करना है उसके साथ में, right? So that is why there are two words, है ना? तो आप ऐसे choose नहीं कर सकते कि उसमें मैं एक ही लिखूं या नहीं लिखूं. So first, whatever information that you need before deciding, आप वो accept for accepting our engagement or with the new client or deciding to continue and existing engagement. इसके अंदर एक तीसरा एंगल भी है, और accepting new engagement from existing client. ये कैसा होगा कि सपोज अभी तक मेरे पास जो काम था, मैं उसका सिर्फ टैक्स का काम देखती थी, ठीक है, उस पर्टिकुलर लाइक फॉर एग्जांपल नॉट द टैक्स का क्लाइंट काम देखती थी. अभी तक मैंने मेरे क्लाइंट के लिए कुछ एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, सम अदर एश्योरेंस सर्विस मैं प्रोवाइड करती थी जो आपको सीए फाइनल में पढ़ना पड़ेगा. नाउ क्लाइंट इज सेइंग कि आप ऑडिट एंगेजमेंट भी कर सकते हो क्या? सो क्लाइंट एग्जिस्टिंग ही है आपका, बट दे आर आस्किंग यू कि अब आप ऑडिट कर सकते हो क्या? सो ये करने के टाइम पे वॉट एवर नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट यू नीड, वेदर यू हैव obtained or not. And third, Ma'am, yes, can an audit firm do both review and audit of the same so review आप कर सकते हो, client? आपको Like एसआरई review में और भी audit दोनों यस यू कर कैन डू सकते दैट. हैं. सो अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है. लिस्टेड कंपनीज रहते हैं ना, लिस्टेड कंपनीज को ना हर क्वार्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करना रहता है, ठीक है. लिस्टेड कंपनीज है किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनके ऊपर सेबी की गाइडलाइंस लगती है. तो सेबी क्या बोलता है कि हर क्वार्टर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो पब्लिक के पास, पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए. तो अभी क्या होता है, लिस्टेड कंपनी पागल हो जाएंगे ना यार, कितने बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर बार थोड़ी नया नया ऑडिटर लेकर के आएंगे. तो वो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है ना, उसको ही बोलते हैं कि एक काम करोगे क्या, हर एक क्वार्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा रिव्यू कर दो एंड ईयर एंड पे ऑडिट कर देना. दैट इज कंप्लीटली अलाउड. इसके लिए एक स्टैंडर्ड भी बनाया है आपके पास में, यू हैव दैट स्टैंडर्ड इन योर सीए फाइनलिस्ट, तो कर सकते हैं. ऑडिट एंड रिव्यू कैन बी डन बाय द सेम फर्म, ठीक है. सो अगर ऐसा हुआ कि आप ऑडिट कर रहे थे, आपको रिव्यू मिल गया, रिव्यू कर रहे थे, आपको ऑडिट मिल गया, तो कंसिडर करो कि कैन यू एक्सेप्ट. एंड वेन एवर यू आर एक्सेप्टिंग एंड कंटिन्यूइंग द क्लास, आपको लास्ट पॉइंट क्या है वहां पर, थर्ड पॉइंट इज मैटर्स relating to what guys? इंटीग्रिटी किस किस का, इंटीग्रिटी के साथ में तीन वर्ड दहेज में आप क्या लिखते हो हमेशा? प्रिंसिपल ओनर, Owners and key management. की मैनेजरियल पर्सनल्स, ठीक है. सो ऑलवेज इसके अंदर प्रमोटर लिखना है, जो लिखना है लिखो, प्रिंसिपल ओनर लिखना, बट याद रखना वो वन सिर्फ इंटीग्रिटी मत लिख कर आ जाना. सो मैटर्स रिलेटिंग टू द इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर एंड की मैनेजरियल पर्सनल, सिर्फ इससे काम चल जाएगा क्या? नो मैम. तो फिर आपको वापस लिखना पड़ेगा. एग्जैक्टली. अरे Competence of तुम लोग बहुत इसलिए इंटेलिजेंट हो नहीं- गए. अपने एंगेजमेंट टीम का कॉम्पिटेंस, यस. याद है आपने ऐसे 220 में एक और पॉइंट पढ़ा था इसके अंदर, एक लास्ट पॉइंट था जो Compliance. एसक्यूसी 1 में नहीं था. Matters current Compliance. year and previous audit engagement. मैटर्स Significant matters arising Arising during the Observed. current and previous audit audit engagements. engagement. करंट और प्रीवियस एंगेजमेंट, ठीक है. कुछ भी नया याद नहीं करना पड़ा यार, ये ऑलरेडी सब चीजें आपको आती थी. बस इट जस्ट कि हाउ यू पुट इट, ऑल दिस इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गेन्ड सो फार, ये सब उन्होंने उस आंसर में उठा के पुट कर दिया है. एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं करना है. लेकिन सिर्फ इतना रिमेंबर कि व्हेन ऐसे 300 के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा तो आपको ऐसे आंसर करना है कि पहली बात हमने अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉलो किया है, दूसरा नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की है, एंड तीसरा मैटर रिलेटेड टू इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट,
कॉम्पिटेंस ऑफ अवर टीम एंड द मैटर्स दैट अरोज इन द प्रीवियस ऑडिट, हमने वो कंसिडर किया है ऑडिट प्लानिंग के पहले। यस, ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। दिस इज डन। Yes, ma'am. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, टेल मी, evaluating compliance with ethical requirement including independence, is it new for you? Absolutely not, right? What is the first point in ethical requirement जो आपको consider करना पड़ेगा including independence? Ma'am, इससे पहले first one point Identify the threat. Identify and evaluate the circumstance and relationship that create threat to independence. Yeah. Please write this down quickly, quickly, एकदम शॉर्ट में लिखो, बट लिखो वहां पर कि ऐसे 300 में आपको क्या पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले, obtain relevant information from the firm to identify and evaluate circumstances and relationship that can create threat to independence. Riddhi, are you writing? Please scribble. रिद्धि हैंग हो गई है, सॉरी। Hello, hello. You are freezed for a moment. ऋतुजा, you are writing? गीता, आई नो तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बार बार लिखना पड़ रहा है यार, बट ठीक है, लिख लो। दोबारा मई के बाद दोबारा नहीं लिखना ये पॉइंट्स कभी नहीं, सी अंटिल यू रीच सीए फाइनल। सीए फाइनल में लिखना पड़ेगा वापस। नहीं मैम, ऐसा नहीं लग रहा, लिखना ही है। गुड। Hello, ma'am. Did you call for me? नो Actually, नो, the network was. आई वाज सेइंग आर यू राइटिंग। अब फ्रीज हो गया था स्क्रीन। हाँ, वो थोड़ा net issue. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, यू हैव टू इवेल्युएट इंफॉर्मेशन ऑन identified breaches for the firm's independence and whether they create any threat to independence. ये पॉइंट भी आपने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर कोई ऐसे आइडेंटिफाइड ब्रीचेस है कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी का लोन गारंटी, इस तरह का कुछ चीज आपको सामने आया है, सो क्या कोई ऐसे ब्रीचेस है एंड वेदर दे आर क्रिएटिंग एनी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस. थर्ड पॉइंट, टेक appropriate action to eliminate or reduce that threat to acceptably low level by applying the safeguards. And engagement partner shall promptly report the firm inability to resolve the matter. क्या बोलते हो? ठीक है, आई लाफ्ड बिकॉज विश्वेश सेड समथिंग ओवर हियर, बट ठीक है। डू यू सी दिस पॉइंट्स गाइस? ये हो गया। देयर आर 4 पॉइंट्स, है ना। पहला पॉइंट क्या है? यू विल ऑब्टेन सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग, कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस है कि जिससे इंडिपेंडेंस को थ्रेट क्रिएट हो रहा है। दूसरा, यू विल सी द कि क्या कोई आइडेंटिफाइड ब्रीचेस है, अगर वो ब्रीचेस है तो क्या वो थ्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर हो रहा है तो टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट दोस थ्रेट और रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबली लो लेवल एंड इन्फॉर्म द रेलिवेंट पर्सन। याद है हमने वहां पर भी पढ़ा था ऐसे 220 में कि एंगेजमेंट पार्टनर को तुरंत रेलिवेंट पर्सन को बताना पड़ेगा प्रॉम्प्टली। second. Beautiful. And on that note, आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। एंड थर्ड पॉइंट कुछ नहीं बोलता। थर्ड पॉइंट सिर्फ इतना बोलता है कि आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के साथ में खुद को फैमिलियर कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, क्लाइंट के साथ में अग्री कर लेना। दैट इज योर एसे 210 में जो बोला है वो। तो यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ जो क्वेश्चन आएगा प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का, आइदर दे विल आस्क दिस क्वेश्चन एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन का, और ये दे विल आस्क इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। यस विवेक, क्लियर? Yes. अरे ब्यूटिफुल। अब कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, प्लानिंग एक्टिविटी में 2 चीजें आती हैं। एक, आप कृपया करके प्लानिंग में जंप करने से पहले अपना ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज बिफोर द प्लानिंग, क्योंकि ऑडिट प्लान जो बनता है वो स्ट्रैटेजी के ऊपर डेवलप होता है। व्हेन यू गो फॉर अ वॉर, आप जाओगे नहीं, बट सपोज आपने ऐसा कुछ देखा है, when you have seen the movies, first they strategize and then they make the detailed plan over it. So when you go on audit, think yourself as a warrior, that you have to first make the first you have to make the audit strategy, and then you will develop the audit plan which will be based on your audit strategy. That is what planning activity means. Can we go to audit strategy, guys?
अभी हल्का फील हो रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, लोड नहीं है? Yes, चलो। sir. दिल है मुश्किल। अब थोड़ा सा अलर्ट होके पढ़ोगे, क्योंकि ऐसे अभी देखो पूरे चैप्टर में अगर एक ही स्टैंडर्ड ऐसे 300, सो दे हैव सो मेनी थिंग्स टू आस्क, लाइक फ्रॉम वेयर दे कैन आस्क द क्वेश्चन। ऑडिट स्ट्रैटेजी का एक पूछ लेंगे, ऑडिट प्लानिंग का एक पूछ लेंगे, बेसिक्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया, ऑडिट प्रोग्राम का एक क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे ही मिला के 12-15 नंबर हो गए। सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, यू कांट जस्ट लाइक कि ऑडिट स्ट्रैटेजी पढ़ लेंगे ऑडिट प्लानिंग नहीं पढ़ेंगे, या बेसिक्स पढ़ लेंगे ऑडिट प्लानिंग नहीं पढ़ेंगे। यू कांट पिक एंड चूज हेयर, राइट? 15 नंबर क्यों गंवाने हैं अपने? सो अब ये ऑडिट स्ट्रैटेजी अच्छे से फोकस करते हैं। चलो, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हो गया? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट सेट करना। कभी कभी आपको ये चीज मालूम नहीं रहती है कि हाउ टू स्टार्ट द आंसर। ऑडिट स्ट्रैटेजी का सवाल आएगा तो आप डायरेक्टली ये चेप करके आना सबसे पहले लाइन में कि एक ऑडिटर क्या करता है। ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी दैट सेट्स आउट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, एंड देन दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। मैंने यहां पर भी बोला था कि पहले आप ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाओगे, because audit plan will depend on your overall audit strategy. So what is the meaning of establishing overall audit strategy, Mayank? Ma'am, it sets the scope, timing, and direction of the audit that And guide and that guides the development of audit plan. करेक्ट, एटलीस्ट इतना लाइन तो आप लिख कर आ सकते हो। ऑडिट स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन आएगा तो आप इसे कंफ्यूज मत होना कि अरे यार ये क्या पूछ लिया। सपोज उन्होंने कुछ भी फैक्टर्स पूछा होगा, स्टार्टिंग में वन लाइनर तो ये लिख ही सकते हैं ना कि व्हाट इज ऑडिट स्ट्रैटेजी। देयर इज नो हार्म, इनफैक्ट एग्जामिनर अच्छा ही फील करेगा कि एटलीस्ट यू नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन। यस, Yes, ma'am. नाउ दिस क्वेश्चन गेट आस्क्ड इन द एग्जाम अ लॉट ऑफ टाइम कि ऑडिट स्ट्रैटेजी के बेनिफिट्स क्या है, या फिर हाउ डज ऑडिट स्ट्रैटेजी हेल्प्स। सो द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी असिस्ट द ऑडिटर टू डिटरमाइन सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स सच मैटर्स एज। अब क्या होता है मैं बताती हूँ, वापस ये बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें। आपको पहचानना है कि क्या लैंग्वेज में वो क्वेश्चन पूछेंगे। आइदर दे विल राइट हाउ डज एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी असिस्ट एन ऑडिटर। अगर या तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं फॉर्मेट 1 क्वेश्चन का, या तो फिर दे विल चेप दिस लाइन फॉर्मेट 2, और दे कैन बी फॉर्मेट 3 इन क्वेश्चन जिसमें वो बोलेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी, बेनिफिट्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ये 3 तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से। आप इसके वर्डिंग्स पे ध्यान दो क्योंकि आपका आंसर एक ही है। जहां पर आपको दिखे ना तो प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बेनिफिट्स की तरफ जा रहा है, बट पढ़ना पूरा कि हाउ डज इट हेल्प, हाउ डज इट हेल्प एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। इसका आंसर और ही इजी है। इसके आंसर में एक कॉमन वर्ड है, रिसोर्सेस 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 रिसोर्सेस। या तो क्वेश्चन में उन्होंने ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेस करके वर्ड सोचा दिया तो आप इस क्वेश्चन पे आ जाना। यस पायल, Yes, sir. गोइंग गुड। So how does establishing overall audit strategy helps? It first helps you to employ qualitative resources. एक बार employ कर लिया आपने उनको, then it will help you allocate the quantity of resources. Then it will help you determine कि कब resources को deploy करना है. And last, after deployment, you have to manage the resources. Can you please tell me what are the resources in a CA firm? Team member. Team member. मैन पावर, सिद्धि का माइक ही अनम्यूट नहीं हो रहा है। Persons. हाँ, so basically the personal, right? The team members, human capital. CA firm में resources human capital ही होते हैं। हम लोग, आप लोग होने वाले हो, right? So they are talking about you. So first, based on, first they will decide कि भाई उनको कैसे लोग चाहिए टीम में। अगर suppose कोई ऐसे थोड़ा सा highly complex client आ गया है तो you might need to involve the expert in that case.
ठीक है। एंड सपोज कोई हाई और लाइक इंपॉर्टेंट ऑडिट रिस्क एरिया है, लेकिन हाई रिस्क एरियाज है, सो वहां पर सॉरी कॉम्प्लेक्स मैटर हो गया तो आप एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर लेना, हाई रिस्क एरिया हो गया तो आप एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को, लाइक एक्सपीरियंस टीम मेंबर को एम्प्लॉय कर सकते हो, राइट? ऐसे ही होता है। Yes, ma'am. So what is first point? How do you determine what is the first benefit of establishing overall strategy? It helps you employ the qualitative resources. Quality कैसे पता चलती है? अगर हाई रिस्क एरिया होगा तो एक्सपीरियंस्ड मेंबर को आप इन्वॉल्व करोगे वहां पर, अगर कॉम्प्लेक्स मैटर होगा तो फिर वहां पर आपको एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ सकता है। प्लीज अंदर के पॉइंट याद करने हैं, आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेस मत लिख कर आना। ये दो वर्डिंग आपके आंसर से मिसिंग नहीं होनी चाहिए। हाई रिस्क एरिया में क्या लगता है? एक्सपीरियंस मेंबर को देना पड़ेगा हाई रिस्क एरिया, कॉम्प्लेक्स मैटर्स एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करने का, करेक्ट? सेकंड, डिसाइड करो क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस। जैसे इन्वेंट्री काउंट होने वाला है, ठीक है, ऐसे 501 क्या बोलता है कि आपको इन्वेंट्री काउंट अटेंड करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री काउंट अटेंड करना पड़ेगा तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए 31 मार्च को कितने लोगों को भेजना है। अगर कैश वेरिफिकेशन है और आप बैंक ऑडिट में हो तो कैश वेरिफिकेशन के लिए कितने लोगों को भेजोगे? Imagine the amount of cash they will have, right? Yes, ma'am. So that is why it will help allocation of quantity of resources. The amount of resources to allocate to specific audit areas. उन्होंने example भी दिया है, such as the number of team member to be assigned to observe the inventory count at material location. ठीक है। एंड द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क इन केस ऑफ ग्रुप ऑडिट। अभी ग्रुप ऑडिट ना आपके सिलेबस में नहीं है, रिमेंबर ऐसे 600 जो आप बोल रहे थे यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, ये ऐसे 600 में काम आता है। क्योंकि क्या होता है ग्रुप ऑडिट में, जैसे आप समझते हो ना ग्रुप ऑडिट क्या होता है, आपने अपना सीएफएस पढ़ा है ना अपने अकाउंट्स में। तो सपोज Yes, आपका आपका अपॉइंटमेंट हुआ एज एन ऑडिटर फॉर द ग्रुप कंपनी, तो उसके तो बहुत सारे सब्सिडरी जेबी एंड एसोसिएट एंटिटीज होंगे जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके साथ में कंपाइल होगा, तो उनके इंडिविजुअल सब्सिडरीज के साथ में आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो कितना आप अदर ऑडिटर, वो जो इंडिविजुअल ऑडिटर्स का काम रिव्यू करोगे या उनका काम ऑब्जर्व करोगे, उसके लिए आपको कितना टाइम रिसोर्सेज डेडिकेट करना पड़ेगा। यस, सो वो सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन इतना याद रखो यू हैव टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर अ स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। थर्ड, कब डिप्लॉय करना है। अभी दो तरीके होते, एक तो इंटरिम ऑडिट स्टेज पे, मतलब मिड ऑफ द ईयर पे, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आप क्वार्टरली अगर सपोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर रहे हो तो आपको इंटरिम ऑडिट स्टेज में भेजना पड़ेगा। की कट ऑफ डेट्स, की कट ऑफ डेट मतलब 31 मार्च के आसपास। रिमेंबर अगर आपने चैप्टर 5 कभी पढ़ा होगा, चैप्टर 5 में एक आपके पास में असर्शन वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर होता है, कट ऑफ प्रोसीजर, राइट? ये कट ऑफ प्रोसीजर कब लगता है? 31 मार्च के कुछ दिन पहले एंड कुछ दिन बाद के ट्रांजैक्शंस के ऊपर। Yes, ma'am. ठीक है, मालूम था नहीं मालूम था, दोनों अभी चीज मालूम कर लो क्योंकि चैप्टर 5 जब पढ़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देन टाइमिंग डिसाइड हो गया। अभी टाइमिंग हो गया, आपने डिसाइड कर लिया कौन कब कब जाएगा टीम मेंबर से। अब आपको मैनेज करना है अपनी टीम को। मैनेज करने के लिए एक कीवर्ड था, रिमेंबर, डायरेक्शन, सुपरविजन ऑफ द टीम मेंबर एंड रिव्यूज। So how such resources are managed, directed, supervised, such as when team briefing and debriefing meetings are expected to be held, and how the engagement partner and manager reviews are expected to take place. ऑन साइट रिव्यू करना है, क्योंकि ऑन साइट मतलब क्लाइंट प्लेस पे रिव्यू होगा आपके काम का, या ऑफ साइट बोले तो आपके खुद के ऑफिस में, सीए फर्म के ऑफिस में आपका काम रिव्यू होगा। एंड वेदर टू कंप्लीट द EQCR, तो EQCR आपको कब करना पड़ेगा? इन केस ऑफ आप किसका ऑडिट कर रहे हो? Listed entities का। Listed company. Yes, so direction, supervision and review in the briefing debriefing meetings, and उसके बाद में engagement quality review का के बारे में मैनेज ऑफ रिसोर्सेस में आपको ये लिखना है। जस्ट क्विकली एब्जॉर्व करो ये पॉइंट, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है काफी बार। एंड एवरी टाइम आई एम टीचिंग यू समथिंग, कैन यू प्लीज हाईलाइट कि आपके जनवरी के एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आए थे। अगर इफ यू हैव दैट लिस्ट, मुझे ना मतलब आई हैव गॉन थ्रू दैट लिस्ट, आई नो द क्वेश्चन पेपर, बट आई समटाइम्स आई स्टिल फॉरगेट, क्योंकि पढ़ाने के टाइम पे मैं सब पढ़ा देती हूँ। सो सिर्फ मुझे हाईलाइट कर देना कौन सा क्वेश्चन जनवरी में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे लर्निंग के लिए, क्योंकि वो इमीडिएटली रिपीट नहीं होगा।
क्या बोलती है पब्लिक? Now, please come to very important question of establishing overall audit strategy. ठीक है, जब भी आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश करते हो तो देयर आर 5 पॉइंट्स, फाइव दैट यू हैव टू कंसीडर. ठीक है, सबसे पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम पे ना, सबसे पहले आप क्या करो, आपके एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करो. कैसे करोगे दैट आई टीच यू, बट अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो. क्या, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? आपके एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करो जिसके आपको पता चलेगा कि उस ऑडिट का स्कोप क्या है. You remember what was the first point? Audit strategy क्या होता है? The auditor, what is the meaning of audit strategy? The audit strategy helps you set the scope, timing Set and the direction scope. of the audit. So सबसे पहले ये आप आइडेंटिफाई करो कि स्कोप कैसे बनाएंगे. तो स्कोप समझने के लिए आपको आपके एंगेजमेंट का, ऑडिट एंगेजमेंट का क्या पहचानना पड़ेगा? कैरेक्टरिस्टिक. यू हैव टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन द स्कोप. यस. Yes, ma'am. Second, you have to ascertain the reporting objectives of the engagement to plan the timing and the nature of communication required. क्या बोला, क्या ascertain करना है? Reporting objective. ठीक है. Third, कंसीडर वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिससे आपके टीम के एफर्ट्स को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो. कंसीडर द फैक्टर्स इन ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स. Yes. फोर्थ, यू हैव टू कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी जो आपने जस्ट पहले यहां पर किया था. रिमेंबर, वो बेसिक्स में अपने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी जो आप करके आए थे उसके रिजल्ट्स को आपको कंसिडर करना है. प्लस 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 एनी अदर नॉलेज गेन्ड इन द सिमिलर एंगेजमेंट्स. एंड लास्ट, you have to ascertain the nature, time and extent of resources necessary to perform the engagement. अब ये जो 5 पॉइंट्स मैंने बोले हैं आपको, ये 5 पॉइंट्स के ऊपर ये आपको सेपरेट क्वेश्चन आएगा. सो एक सिंपल क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में. फैक्टर्स के पहले उन्होंने क्वेश्चन बना सकते हैं आपको जिसके अंदर सिर्फ ये 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. एंड फिर ऑल दिस 5 पॉइंट्स हैव देयर रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है. So how will they ask the answer? Question in your exam? वो डायरेक्टली ना एक लाइन चेपेंगे आपको कि ऑडिटर shall establish overall audit strategy that sets scope, timing and direction of audit. ठीक है. They will copy paste this line from the meaning of overall audit strategy and that guides the overall audit plan. And then they will ask you to explain this point कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी करने के लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ता है. सो प्लीज आप ध्यान रखना, ये जो आपने पहला 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? प्रियंका, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट? Identify the characteristics of engagement that defines its scope. Identify the characteristics of engagement that define scope. Ascertain the reporting objectives of the engagement. Ascertain reporting objective. Third is to consider the factors that in auditor's professional judgment are significant in directing engagement team effort. Factors to direct engagement team efforts. Fourth, consider the results of preliminary engagement activities. Results of preliminary engagement activity and whether knowledge gained or engagement performed by engagement partner for the entity are relevant. Correct. Last, the nature, timing and extent of resources.
ठीक है। सो अगर आपको प्लेन क्वेश्चन आएगा कि जहां पर आपको ये सिर्फ सिंपली ऐसा बोल दिया है कि ऑडिटर विल सेट आउट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, तो आप समझ जाना कि दे आर आस्किंग यू टू राइट दीज 5 पॉइंट्स। क्लियर? Sometimes they do that. Then Yes, if ma'am. they are asking you कि what are the factors into considerations by auditor for establishing, दूसरा फॉर्मेट होता है ये क्वेश्चन पूछने का कि what are the factors, same answer, what are the factors to be considered into consideration by auditor for establishing the overall audit strategy. Again ये 5 points repeat होंगे. Yes? सेम Yes, क्वेश्चन ma'am. कैन बी आस्क्ड इन 2 वेज। आपको या तो वो सिंपल लाइन एक्सप्लेन कर देंगे मीनिंग का और बोलेंगे एक्सप्लेन करो, या तो फिर ये सिंपल लाइन लिखेंगे एंड बोलेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, या तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। आपको वो 5 पॉइंट याद होने ही चाहिए। ठीक है। नाउ इस ऑल दीज 5 पॉइंट्स कैन हैव देयर इंडिविजुअल सेट ऑफ क्वेश्चन ऑफ 4 to 5 मार्क्स। मतलब पहला फैक्टर है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट। ये आप कैसे डिफाइन करते हो कि एक एंगेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, जिससे आपको पता चले कि आपको काम क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि क्लाइंट को कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस, शेड्यूल 3, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आईएफआरएस, किसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है। सबसे पहले तो वो पता करो क्योंकि आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। यस। Yes, ma'am. सेकेंड, इन कौन सी इंडस्ट्री पर है, कौन सी इंडस्ट्री में आपका क्लाइंट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इंडस्ट्री नॉलेज जरूरत होगी। आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा ना कि डू यू नीड एनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हो सकता है आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कभी ऑडिट नहीं किया है, तो विल यू नीड सम इंफॉर्मेशन ना कि उनको कौन से लीगल लॉज रेगुलेशंस लगते हैं, कैसा होता है, हाउ डू दे मेंटेन द इन्वेंट्री। यू विल नीड दैट स्पेशलाइज्ड नॉलेज। Yes, ma'am. Sorry. The second point was the nature of the business segment to be audited, right? वो कौन सा business segment आपको अंडरस्टैंड करना है, उसके रिलेटेड उन्होंने, हाँ मतलब business segment भी वही हुआ, nature of industry, एंड उसके अलावा इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट है क्या। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक का ऑडिट कर रहे हो तो बैंक का ऑडिट करने में सिर्फ आपको बैंकिंग कंपनी में सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं जानना है, आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड आरबीआई का रिक्वायरमेंट भी जरूरत होगा। इंश्योरेंस कंपनी में केस में आपको आईआरडीए पढ़ के आना पड़ेगा, राइट। इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटरी बॉडी का जो भी लॉज होंगे वो आपको पढ़ के आना पड़ेगा। एंड लास्ट इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट। क्योंकि हो सकता है देयर आर सम ऑडिट एविडेंस जो आपने लास्ट ऑडिट में ले लिया होगा, वो इस साल भी आप यूज कर सकते होगे, तो ऑटोमेटिकली आपका काम का स्कोप थोड़ा सा कम हो जाता है। यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। ऋतुजा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ डू यू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट जिसकी वजह से आपका ऑडिट का स्कोप डिटरमाइन होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। Vivek, will you be able to cover this point? ये पहला है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, इंडेस लग रहा है, एएस लग रहा है। सेकंड है ये नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट कि किस किस बिजनेस में वो काम कर रहा है और कितनी वो क्या नॉलेज चाहिए, स्पेशल नॉलेज। थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, इंडस्ट्री रेगुलेशन फॉर आरबीआई रेगुलेशन एक्ट हो गया ये सब। और फोर्थ, अगर हमें कोई पिछले प्रीवियस ऑडिट में कोई जो भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एक्सपेक्टेड यूज ऑफ एविडेंस, हाँ उसका क्या क्या यूज हो सकता है करेंट ऑडिट में। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट ये आपको असरटेन करना है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव असरटेन करने से आपको क्या 2 चीजें पता चलेगी रिद्धि? What are the 2 things you get to know once you know your reporting objective? मैम एंटिटी का like timetable for reporting Yes, and second? and like the nature of communication required. So for that, you have to speak to the management and TCWG कि when they are expecting the audit report, how many times they want you to communicate, what they want you to communicate, right? Because every client is different. So आपको client से समझना पड़ेगा कि like some clients do not get try to they don't want to get involved into audit much. उनका ऐसा है कि तुम अपना काम करो बॉस, ऑडिट रिपोर्ट दो, क्या डेटा चाहिए हमको बता देना बस। Some other clients who are like they want to have the meeting with you every single week to identify कि बॉस बताओ क्या इंटरनल कंट्रोल में इश्यूज मिले एंड ऑल। सो एवरी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है पहले आपको अंडरस्टैंड कर लेना, उससे आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट हो जाता है। यस।
गाइस? Yes, सो ma'am. रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव जानने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हाउ डू यू डिटरमाइन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव? सबसे पहले आप क्लाइंट को पूछो, क्लाइंट व्हाट इज योर एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग? मतलब अगर सपोज क्लाइंट को अपना ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 जुलाई को एमसीए में जमा करना है, ठीक है, और आप उसको 5 अगस्त को ऑडिट रिपोर्ट भेज रहे हो, विल दैट फुलफिल हिज नीड? द आंसर इज नो. सो पहले समझो कि क्लाइंट को कब रिपोर्ट करना है, ठीक है. देन उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन भी डिसाइड करना था. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग, किसके साथ में मीट करना पड़ेगा आपको? मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ में. क्यों मीटिंग करना है आपको? क्यों? टू डिस्कस. क्या डिस्कस करने के लिए मीट करोगे गाइस? NTE of audit work. एनटीई ऑफ ऑडिट वर्क. आपको क्या कितना काम करना है, कब करना है, व्हेन डू यू वांट टू व्हाट एक्सटेंट यू वांट टू गो डू द वर्क इन एनी पर्टिकुलर एरिया. यू डिस्कस दैट विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी. यस. देन थर्ड, Discussion with management. discussion with management for what? Expected type and timing of reports to be issued. Expected type and timing of reports to be issued. सो पहला पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट कैसे कनेक्टेड है? फर्स्ट पॉइंट में आप क्लाइंट को पूछ रहे हो क्लाइंट आपका क्या टाइम टेबल है फॉर रिपोर्टिंग. थर्ड पॉइंट में आप उसके साथ में डिस्कस कर रहे हो कि व्हेन डू यू एक्सपेक्ट अस टू गिव ऑल दोस रिपोर्ट्स, क्योंकि हो सकता है उसका टाइम टेबल हो 31 जुलाई का, बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप 30 जून को ही ऑडिट कंप्लीट करके जाओ. व्हाई डू यू नीड एंटायर 3 मंथ्स, राइट? सो थर्ड पॉइंट सेज क्या वो क्या टाइमिंग पे रिपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट दे आर एक्सपेक्टिंग, राइट? एंड फोर्थ, Discussion with management regarding expected communication on the status of audit work. expected nature and timing of communication. किसके साथ चाहिए ये वाला कम्युनिकेशन? Guys, be very careful what point you are reading. Expected nature and timing of communication एंगेजमेंट किसका टीम साथ है? मेंबर्स. एंगेजमेंट टीम के साथ में, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ कम्युनिकेशन सिर्फ आपका नहीं बोल रहा है कि मैनेजमेंट के साथ में टीसीडब्ल्यू के साथ में कम्युनिकेट करना है. अभी इमेजिन प्रियंका इज डूइंग द ऑडिट ऑफ असेट साइड, पायल इज डूइंग द ऑडिट ऑफ लाइबिलिटी साइड, मयंक इज लुकिंग आफ्टर द इन्वेस्टमेंट्स एंड पर्टिकुलरली फॉर द शेयर कैपिटल, ऋतुजा इज डूइंग द पीएनएल ऑडिट, घनश्याम ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स देख रहा है, मानवी इज लुकिंग इनटू द नोट्स टू अकाउंट्स. अरे बॉस, वो सब बैठ करके आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा ना मीटिंग्स करके कि बॉस मुझे क्या इश्यूज मिले, तुझे क्या इश्यूज मिले, ऑडिट रिपोर्ट में क्या जाना चाहिए. यस. सो देयर हैज टू बी सम कम्युनिकेशन बिटवीन योर एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एज वेल. ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है. ऐसा नहीं है कि आप ऑडिट पे जाओगे तो आप ही पूरा का पूरा बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट देख रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हो. वर्क गेट डिवाइडेड अमंग द एंगेजमेंट टीम. सो यू हैव टू कंसिडर द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन योर टीम मेंबर्स. ठीक है? And सिर्फ between the engagement team members and there are only 4 points to it. आप सिर्फ ये याद रखो. लेकिन एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के साथ में जब आप डिस्कस करोगे ना, तो आपको 2 चीजें याद रखना है. टीम मीटिंग्स कब होंगे एंड रिव्यू मीटिंग्स कब होगा. ठीक है? सो ऊपर के जो 3 पॉइंट्स थे वो क्लाइंट से रिलेटेड थे. फोर्थ पॉइंट आपके टीम के बीच में डिस्कशन है. यस. रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव कर लोगे एग्जाम में. मैम एक पॉइंट और, डिस्कशन विद मैनेजमेंट, expected communication on the status of. Ma'am, actually मैं वो point you पढ़ said रही थी that, na, पहले. that point. Yes. Yeah. Sorry, I missed that. एक second ना. Discussion with management on Expected status. status of audit work. And what was the first line उसके पहले? Expected Discussion with communication. management regarding the expected communication on the status of audit work throughout the engagement. Expected communication and On status this. of audit work throughout the audit. ठीक है. So there are 4 points that you are going to discuss with the management and 1 will be within your team members. ठीक है. Thank you. अभी एक बात बताओ, 2 important questions cover हो गए. तीसरा important questions in line है. That is आपकी टीम का एफर्ट. ये दिस इज प्योरली ऑन यू कि आपकी टीम के एफर्ट को कैसे डायरेक्ट करोगे. अभी हमने डिस्कस कर लिया ना कि 4-5 पीपल होते हैं, प्लस उसके अंदर आर्टिकल असिस्टेंट होंगे, फिर आपको इन्वेंट्री काउंट भी करना है, फिर आपको फिक्स्ड असेट भी काउंटिंग ऑब्जर्व करना है. ऑल ऑफ दिस वर्क कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो अपनी टीम के एफर्ट को, उसके रिलेटेड देयर आर सर्टेन फैक्टर्स. अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द ऑडिटर कंसिडरेशंस फॉर डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट,
तो या फिर दे विल आस्क द क्वेश्चन इन दिस लाइन, क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, द ऑडिटर नीड्स टू डायरेक्ट द एफर्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम टुवर्ड द मैटर दैट इन हिज प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट, preliminary identification of material class of transaction, account balance and disclosure that help the auditor in establishing overall audit strategy, or more energies need to be devoted to the significant areas to obtain the desired outcome. Give the few examples. सो आप ऐसे घबरा मत जाना कि ओ माय गॉड इतना बड़ा क्वेश्चन कहां से पूछ लिया. दे आर सिंपली आस्किंग व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन डायरेक्टिंग अपने टीम का एफर्ट्स. हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर? 4. हरसिद्धि, कैन यू टेल मी द फर्स्ट वन? अपनी टीम का एफर्ट डायरेक्ट करने के लिए सबसे पहला फैक्टर कौन सा कंसिडर करना पड़ता है? Volume of transactions and the nature of controls, if they are efficient or not. Volume of transactions Yes. and nature Of the like internal controls, if they are internal effective or not. क्योंकि देखो ऑटोमेटिकली आपको मालूम है अगर आपको कंट्रोल्स वीक मिलेंगे तो आपको ज्यादा ट्रांजैक्शन चेक करना पड़ेगा. सैंपल साइज विल इंक्रीज फॉर योर सब्सटेंटिव टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए, राइट? Second, Significant industry developments such as changes in industry regulations and new reporting requirements. सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स, जैसे कंपनीज एक्ट में कुछ चेंज हो गया. अभी रिमेंबर आपका इनकम टैक्स एक्ट चेंज होने वाला है, तो नेक्स्ट ईयर जब टैक्स वाले पॉइंट्स देखोगे तो डोंट यू थिंक आपको न्यू लॉ में क्या चेंजेस आए हैं वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा. यस, सो सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट देख लो, क्या लीगल रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, करेक्ट? और उसके बाद में नेक्स्ट, Significant changes in applicable framework reporting एप्लीकेबल framework. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. सपोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज हो गया, इंड एस रिवाइज हो गया. यस, ओके विश्वेश. देन लास्ट, And significant relevant developments such as changes in legal environment affecting the entity. ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर, क्योंकि सी नॉर्मली तो आप अपनी टीम को सिखा ही सकते हो ऑडिट कैसे करना है, बट स्पेशली व्हेन देयर आर चेंजेस, सर्टेन चेंजेस इन द इंडस्ट्री डेवलपमेंट, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, चेंजेस इन एएफआरएफ, तब आपको ज्यादा उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. यू विल हैव टू हैव द सेशन. आपको चेक भी करना पड़ेगा कि वो लोग वो चेंजेस कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे. एंड द फर्स्ट पॉइंट इज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन रहेगा मतलब उतना नहीं है कि उतना ज्यादा सैंपल चेक करना है. अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इज वेरी हाई, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ नाइका, यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ Amazon, अभी उनके दिन के कितने ट्रांजेक्शन होते हैं बॉस, तो हम क्या सारे ट्रांजेक्शन लेकर के बैठे वो गधा मजूरी थोड़ी करते बैठेंगे. There you have to consider, can you rely on the internal controls? Because if you can rely on the internal controls, sample size उतना reduce हो जाएगा. But if you find that the internal controls are weak, then आपका sample size बहुत increase हो जाता है. So that is why first point volume of transaction and relevant internal controls से related है. Next point जो है industry development, AFRF and legal requirement है. Point 1, 2, 3 इंडिविजुअल क्वेश्चंस आप पहले उसको एब्जॉर्ब करो, बिकॉज अपना ये टॉपिक जो है वो फिनिश होने वाला है बेसिक्स का. हम वी विल गो टू द लास्ट पॉइंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट, बट फर्स्ट 2 पॉइंट आप एक बार क्विकली रिवाइज करो. What was the fourth factor? फोर्थ फैक्टर ये था कि जो आप इसके पहले प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करके आए हो, जिसमें आपने एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूएशन, एथिकल रिक्वायरमेंट वगैरह कंसीडर किया था, उसका क्या रिजल्ट है वो आप कंसीडर करो. एंड प्लस ऐसे सिमिलर एंगेजमेंट्स आपने अदर एंगेजमेंट्स भी परफॉर्म किए होंगे ना, उसमें जो नॉलेज क्या गेन की है आप वो डिटरमाइन करो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी जो होगा वो बहुत ही साउंड मैनर में बनेगा, बहुत ही लाइक स्ट्रॉन्ग ऑडिट स्ट्रैटेजी आप प्रिपेयर कर पाओगे इफ यू कैन कंसिडर द रिजल्ट ऑफ preliminary engagement activities and your knowledge gained from the other similar engagement. Yes. So इसके अंदर आप ना, can you please scribble along with me? Results of chances of ऊपर के 3 क्वेश्चन आने के ज्यादा रहते हैं, बट अगर ये आ गया वी कांट रिलाई ऑन आई से लाइक कि नहीं आएगा. सो बट प्लीज रिमेंबर कि आपको क्या पॉइंट लिखना है. पहले आप लिखना उसमें कि रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट दैट इन्वॉल्व्ड इवैल्यूएटिंग ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स including its deficiencies and action taken to address them.
ठीक है, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है इसके अंदर, कुछ और एक्सप्लेन मत करके आना। उन्होंने सिंपली बोला है कि अदर एंगेजमेंट जो आपने परफॉर्म किया, सपोज आपने लास्ट ईयर भी ऑडिट किया होगा या फिर ऐसे सिमिलर कुछ और एंगेजमेंट परफॉर्म किए, तो नॉर्मली इस टाइप के ऑडिट में आपको किस तरह के इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस मिलते हैं, उसके लिए आप क्या एक्शंस लेते हो, ऑल ऑफ दैट यू हैव टू कंसीडर व्हेन यू आर डिटरमाइनिंग कि आपका ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, यू हैव टू कंसीडर द मैनर in which the auditor emphasizes to engagement team member the need to maintain professional skepticism in gathering and evaluating audit evidence। क्वेश्चन क्या है, फैक्टर क्या चीज कंसिडर करना था, योर रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड द नॉलेज गेन। सो उन्होंने क्या बोला कि व्हेन यू आर कंसीडरिंग द रिजल्ट ऑफ दीज थिंग्स, आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए दैट व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट, किस टाइप के इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज मिले, क्या आपने एक्शन लिया। प्लस you also have to emphasize to your own team कि no matter what you have observed in the similar engagement or the previous audit engagement, you also have to maintain the professional skepticism throughout the current audit while you are gathering evidence and while you are evaluating the evidence। एकदम लॉजिकल पॉइंट है। आपका खुद का टीम होगा तो आप यही करोगे उसके साथ में। यस। And coming to the last factor, you have to ascertain last factor क्या है overall audit strategy में, nature, timing and extent of resources necessary to perform the engagement। Can you relate this point to your first point कि overall audit strategy का benefit क्या होता है? Employment of qualitative resources, allocation of those resources. What was the third one? Timing of deployment. What was the last one? Managing the resources। Same point यहां पर भी उन्होंने बोला है कि here what are the factors you have to consider? So you will consider कि resources का nature, timing and extent क्या होगा that are necessary to perform the engagement, जिसके अंदर selection of engagement team, assignment of work to the team is a significant factor of establishing overall audit strategy। एक्सपीरियंस टीम मेंबर कहां पर चाहिए रहते हैं आपको, मैंने क्या लर्न करवाया था, एक्सपीरियंस टीम मेंबर कहां पर चाहिए, HRA, हाई रिस्क High risk एरियाज audit। High high risk. risk area। एंड कॉम्प्लेक्स मैटर के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए रहता है। ठीक है, एंड सिमिलरली एंगेजमेंट बजटिंग एंड डिवोशन ऑफ मोर टाइम टू एरियाज इन हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आर टू बी केप्ट इन माइंड। एकदम सिंपल सा पॉइंट है भाई कि इट विल व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर। जब आपने ऊपर के सारे फैक्टर्स बोले तो आपने स्कोप डिटरमाइन कर लिया बाय आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, आपने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिया, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के बाद में आपने एंगेजमेंट टीम के एफर्ट को कैसे डायरेक्ट करना है वो फैक्टर कंसीडर कर लिया। You have considered the result of preliminary engagement activity and the knowledge gained from other engagement, and last you have to ascertain the nature, time and extent of resources necessary to perform the engagement, and that's where you are ready with your overall audit strategy। Yes, ma'am. क्या बोलती है पब्लिक? अगर आपका यहां तक का नॉलेज अच्छा है तो कैन वी गो टू द ऑडिट प्लानिंग। हमारे पास Yes, ma'am. कितना मिनट बाकी है, वी हैव ओनली लेफ्ट विद 12 मिनट्स। ठीक है, पूरा नहीं कर पाएंगे बट एटलीस्ट जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे ताकि अपने को लर्न हो जाए। टॉपिक ज्यादा नहीं है इसके अंदर, कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, बट एटलीस्ट वी विल नीड स्टिल विल नीड वन मोर डे। मतलब कल फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ऑडिट प्रोग्राम शायद खत्म करने के लिए जाएगा अपना। ठीक है, चलेगा, रश थ्रू नहीं करते हैं, कंटेंट एब्जॉर्ब करना है, अच्छे से डाइजेस्ट करना है ताकि एग्जाम में याद आना चाहिए। ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान का मतलब लाइक रिलेशनशिप क्या होता है। रिमेंबर आपने लाइन 1 क्या पढ़ा था, व्हेन यू आर एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। Audit strategy is taking place before audit planning, and they are both interrelated. सो ऑडिट स्ट्रैटेजी गाइड्स की आपका ओवरऑल ऑडिट प्लान कैसा बनेगा। यस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन एग्जाम, राइट। घनश्याम, घर पे लोग बहुत परेशान करते क्या पढ़ने के टाइम पे?
कांस्टेंट बैकग्राउंड में मूवमेंट चल रहा है आपके। पता नहीं, आप स्पीकर पे होगे तो पूरा घर सुन रहा होगा कि ये कैसे मैडम है, व्हाई इज शी टॉकिंग अबाउट अस। मैं जब पढ़ती थी तो आई वुड जस्ट लॉक एवरीवन कि कोई नहीं आएगा हॉल में, क्योंकि सिर्फ हॉल में एसी लगा हुआ था। चलो, ऑडिट प्लान में एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, आप एकदम ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है आपको, कुछ कैसे याद रखना है वो आंसर को, सिर्फ वो स्किल सीखो। कितने पॉइंट्स लिख कर आओगे? एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स। अपने पास में 4 पॉइंट्स है, अभी 4 पॉइंट्स कैसे लिखोगे जब आपको 4 से 5 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा आपको उसमें, ठीक है, कि एक ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान के बीच में क्या मतलब, क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। सो आप बोलोगे ऑडिट स्ट्रैटेजी एक ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच सेट करता है। कैन यू टेल मी ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच मतलब क्या सेट करता है वो ऑडिट स्ट्रैटेजी? Scope, So timing, and timing and direction. direction. स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। यस। Yes, ma'am. तो फिर ऑडिट प्लान क्या करेगा? Nature, How strategy How it is nature, going to timing, be implemented implemented. nature, and timing, and extent. and the बट आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है कि ऑडिट प्लान जो है नेचर टाइम एंड एक्सटेंट सेट करेगा। वो अभी पढ़ेंगे, वो यहाँ पर ही पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, ठीक है। सो ऑडिट प्लान हेल्प यू सेट द कि ऑडिट प्रोसीजर का नेचर क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, एक्सटेंट क्या होगा। ऑडिट स्ट्रैटेजी हेल्प्स यू सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ओवरऑल ऑडिट। यस। तो पॉइंट 2 तो आपका कवर हो गया एसटीडी एंड एनटी के चक्कर में। पॉइंट 1 क्या बोलता है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट्स द ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच ऑफ ऑडिट, वेयरएस प्लान क्या करता है? प्लान वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाइड इन ऑडिट स्ट्रैटेजी को हैंडल करता है, कि ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम पे जो जो मैटर्स आपने हाई रिस्क एरिया, कॉम्प्लेक्स एरिया डिटरमाइन किया होगा ना, उसको कैसे हैंडल करना है वो आपको ऑडिट प्लान बनाता है। यस। क्या बोलती है पब्लिक? Yes, ma'am. yes, ma'am. Audit planning takes over the course of audit as the audit plan for the engagement develops। ठीक है, दिस इज अ जनरिक पॉइंट कि प्लानिंग जो है लाइक थ्रू आउट द ऑडिट आपका चलता रहता है। द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द डिटेल ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरली अ डिस्क्रीट और सीक्वेंशियल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि हमेशा पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी होगा फिर ही ऑडिट प्लान होगा। बहुत बार ऑडिट प्लानिंग के टाइम पे भी यू फील लाइक कि बॉस यहाँ पर देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू नो वी माइट हैव टू रिवाइज अवर ऑडिट स्ट्रैटेजी। Yes, it can happen. So they both are not a discrete phase. They are not the discrete phase. Sequential है जरूरी नहीं है, but both are closely interrelated. And changes in one may result in consequential change in other. Another. Yes. करेक्ट? इतना याद रख पाओगे, इतना ही लिखना है, इसको कोई ओवर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है एग्जाम हॉल में। दीज 4 पॉइंट्स दैट्स इट। आईसीआई के मॉडल पेपर में भी यही आंसर लिख करके आएगा, दे विल नॉट राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा, सो यू ऑल्सो डोंट राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा। पॉइंट 1, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या है? एक ब्रॉड अप्रोच सेट करता है ऑडिट का। ऑडिट प्लान जो है वो उसी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में जो भी मैटर्स आइडेंटिफाई होंगे उसको एड्रेस करता है। ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट द एसटीडी ऑफ ऑडिट। ऑडिट प्लान इंक्लूड्स द एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। Planning of these audit procedures takes over the course of audit. Establishment of overall audit strategy and audit plan, they are not necessarily discrete. याद रखो ये क्वेश्चन में हम डिफरेंसेस नहीं पूछ रहे हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान के बारे में, रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इन पॉइंट 4 दे आर सेइंग दे आर नॉट अ डिस्क्रीट फेज, दे आर नॉट सीक्वेंशियल, रादर they are closely interrelated and may result in consequential changes into other। Yes, ma'am. प्लीज 2 सेकंड लेकर के लर्न कर लोगे क्या? फॉर माई सेक प्लीज, चारों पॉइंट्स रिकॉल करो।
Before we go, can we learn one more answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सुनो, अभी ये बहुत इजी टॉपिक है, मतलब थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन मेरी बात सुनो, ये क्या बोल रहा है? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? Auditor का. ऑडिटर का. Yes, ma'am. But can you discuss your overall audit strategy and audit plan with the management? Yes, ma'am. The answer is yes, but without compromising the effectiveness of audit. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं. चलो, कैन यू चेंज योर ऑडिट प्लानिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट? Yes, ma'am. ये क्वेश्चन Yes. एग्जाम में आता है, ठीक है. इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर चेंजेस टू द प्लानिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. तो यस, द आंसर इज ऑलवेज यस, यू कैन. Based on the circumstances, you shall update and change the overall audit strategy and audit plan during the course of audit. क्यों ऐसा करोगे आप? Why? Due to unexpected event, due to change in condition, or based on the audit evidence you have obtained from the audit procedure. You may need to modify the audit strategy and audit plan, and because of which the nature, time, and extent of further audit procedure will be changed. कौन से 3 रीजंस बोले जिसकी वजह से प्लान ये चेंज हो सकता है? मानवी, आपका ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्लानिंग आप चेंज करना पड़ सकता है. मैम अनएक्सपेक्टेड इवेंट या एविडेंस ऑब्टेन हो गया या मॉडिफिकेशन हो गया, नेचर, टाइमिंग, What? एक्सटेंट ऑफ. नहीं ना मैम यार, मॉडिफिकेशन ठीक एकदम जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ने का रहता है. अनएक्सपेक्टेड इवेंट एंड एविडेंस ऑब्टेन्ड इज करेक्ट. दूसरा क्या पॉइंट था? चेंज इन NT. कंडीशंस. ओके सर, यस मैम. अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन कंडीशन और ऑडिट एविडेंस Evidence. ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की वजह से ऐसा हो सकता है दैट यू मे नीड टू डिटरमाइन द चेंजेस इन योर ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, एंड जिसकी वजह से फर्दर आपका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर विल चेंज. क्या बोलती है पब्लिक? पॉइंट 1, पॉइंट 2 लिख के आओगे एग्जाम में एज इट इज. Yes, ma'am. Third, this may be a case when information comes to the auditor's attention that differs significantly from the evidence information availed during the when the auditor planned the audit procedure. दो stages हो सकते हैं ना. हम क्या पढ़ रहे हैं? सवाल, what is the question that you are asking? कि can you change your audit planning during the course of audit? Answer is yes, क्योंकि planning आप initial stage पे कर रहे थे. अभी initial stage में जो आपको information मिला था, बाद में audit करते करते पता चला कि वो information X नहीं Y है. तो obviously during the course of audit you may need to change your audit plan, right? That is your point 3. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, इसे बहुत अच्छा है इस मामले में. उन्होंने खुद एग्जाम्पल दिया है दैट यू कैन कोट इन द एग्जाम दैट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन थ्रू डिटेल चेकिंग मे कॉन्ट्राडिक्ट द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन थ्रू टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल्स. यस, क्या बोलती है पब्लिक? प्लीज लर्न दिस 4 पॉइंट्स एज इट इज. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Expected event condition. Zahra, will you be able to talk in the class? Yes, ma'am. Hello. Can you please revise what are the during the course of audit are you allowed to change your audit planning? Yes, as a result of unexpected events or changes in conditions, or that the audit evidence obtained, audit evidence that are obtained from the result On of which you changes can in the modify audit, your modify the audit strategy and plan. correct. Due to which what will happen? It will result in The changes in extent on nature, time, and extent of further audit procedures. changes in that. Correct. Then And then you are when further it comes to explaining it audit, that there may be a case when when
information comes to the auditor's attention which that is different from the information that you have got during the previous प्लानिंग फेज, राइट? आपको बाद में ऐसी कोई जानकारी मिली जो आपको इनिशियल जानकारी से डिफरेंट थी, इंफॉर्मेशन से डिफरेंट थी, तो ऑब्वियसली यू माइट नीड टू चेंज ना. फॉर एग्जांपल, आपने रिलेटेड पार्टी के बारे में स्टार्टिंग में क्लाइंट ने बोला कि नहीं नहीं हम तो रिलेटेड पार्टी के साथ में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते, ये वो एंड ऑल. बाद में आपको बहुत सारे रिलेटेड पार्टीज के साथ में ट्रांजेक्शन मिल रहे हैं, वो भी नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइसेस. सो यू आर लाइक अरे ये क्या है बॉस, राइट? देन नेक्स्ट example example. amount that when on detailed checking, the audit evidence that is obtained is contradicting to the audit evidence obtained To the through internal control testing, right? So test of controls में आपको लगा, oh my god, controls are so good, मुझे तो कम सैंपल चेक करना पड़ेगा. जब सैंपल चेक करने पड़ा चालू के तो पता चला 50% ऑफ ट्रांजेक्शन में मिस स्टेटमेंट मिल रहा है. तो आप बोलोगे ना कि यार वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और एक्चुअल जो डिटेल्स है दे आर नॉट मैचिंग ओनली, सो यू माइट नीड टू चेंज योर प्लानिंग. क्या बोलती है पब्लिक? yes sir. इजी है ये आंसर नाउ. ये एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज आता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मत लिख कर आना प्लीज, सिर्फ इतना ही लिख करके आ जाना आप, ठीक है? सो आई विल नॉट ओवरबर्डन यू बिकॉज आज काफी सारा कंटेंट हो चुका है. ऐसे 220 आपने पूरा किया है, आपने बेसिक्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग कंप्लीट किया है, आपने पूरा ऑडिट स्ट्रैटेजी कंप्लीट किया, आपने हाफ ऑफ योर ऑडिट प्लानिंग इज डन, राइट? अभी अपने पास में थोड़ा ऑडिट प्लानिंग का पोर्शन बचता है, मतलब हाफ अ पेज का ऑडिट प्लानिंग बचता है, एंड उसके बाद में ऑडिट प्रोग्राम बचता है. यस, ठीक है? Yes, sir. अगर टाइम मिलेगा, आई एम नॉट इंसिस्टिंग एज सच, बट अगर टाइम मिलेगा तो एक ओवरव्यू लेकर के आना कल क्लास में ऑडिट प्रोग्राम का. नहीं तो आई विल कवर एंड लेटर यू कैन गो थ्रू द चैप्टर. यस, Okay. इतना हेल्प करोगे मुझे. अभी तक जो चीज आपने पढ़ी है उसके बेस पे कैन यू गो थ्रू योर क्वेश्चन बैंक एंड ट्राई टू ट्रेस के आंसर्स आपको याद आ रहे हैं, एंड नाउ Yes, यू sir. कैन Sure. लॉजिकली रिलेट टू दैट दोज आंसर्स. क्योंकि ट्रस्ट में अगर आपने अच्छे से लाइन बाय लाइन बुक्स पढ़ा होता है ना, कंसेप्ट बुक, तो आपको ना आंसर फिगर आउट करने में कभी भी टाइम नहीं लगता है. आपको नहीं फील होगा, आपको यू विल फील दैट कि थिंग्स आर इजी फॉर यू. बट अगर आपको किसी क्वेश्चन में टफ लगेगा तो जस्ट ग्रुप पे वो सेंड कर दो एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट, लाइक ये हम उसको क्लास में डील कर लेंगे. बट प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन बैंक टुडे. यस, चलो, सी यू गाइस टुमारो. Ma'am, the question bank is on the drive. इट इज, आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑल्सो गाइज, जहां पर मैंने Okay, मेरे okay. सारे राइटिंग प्रैक्टिस बुक, कंसेप्ट बुक, सब चीजें रखा हुआ है वहां पर, ठीक है? बट द Okay. ओनली थिंग इज माई क्वेश्चन बैंक डजंट हैव एनी आंसर बिकॉज मैं क्लास में बच्चों को आंसर खुद लिखवाती हूँ, ठीक है? सो इन Okay. दैट केस ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एंड सी कि आपको कंसेप्ट बुक में उसका आंसर मिल रहा है क्या, Okay. Okay. ठीक है? डज एनीवन हैव द ड्राइव लिंक जहां पर मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बुक और कंसेप्ट बुक रखा हुआ है? I think group पे रहेगा, मैंने पता ग्रुप पे नहीं. शेयर किया हुआ है, इसके लिए मैं आस्किंग, एक बार जस्ट Okay. चेक कर लो ना, है ना? वो हाँ. एक्चुअली जनरिक एक्सेस है, वो मैंने यूट्यूब पे भी लिंक शेयर किया हुआ है, तो लाइक एवरीबडी टेक्स फ्रॉम देयर. वो थोड़ा एक सेपरेट ड्राइव लिंक बना के रखा था क्योंकि वो क्लास के बच्चों के लिए बस नहीं था, सबको मैंने जनरिक एक्सेस दिया है, तो वो एक ड्राइव लिंक अलग है इसके लिए, ठीक है? और जो आपका ड्राइव लिंक है वो सिर्फ आपका स्पेसिफिक ड्राइव लिंक है. कृपया गलती से भी किसी को मत शेयर करना ग्रुप के बाहर, प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट. क्योंकि समटाइम्स मुझे एकदम ऐसे स्ट्रेंज लोगों की एक्सेस रिक्वेस्ट आती है ना उसमें, तो मुझे पता चल जाता है कि लिंक इज फ्लोटिंग आउटसाइड. आई एम नॉट सेइंग यू आर डूइंग इट, बट प्लीज गलती से भी मत करना किसी के साथ में. दैट इज प्योरली फॉर यू. दिस इज द टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग, आई एम इन्वेस्टिंग, एंड फॉर योर मनी एंड फॉर माई एफर्ट्स, राइट? Sure. थैंक यू सो मच एवरीवन. सी यू गाइस टुमारो शार्प ऑन टाइम, ठीक है? कंप्लीट करके आना, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसका क्वेश्चंस दे करके आओ, एंड टुमारो विल कंप्लीट दिस चैप्टर, एंड उसके बाद में वी विल स्टार्ट. एक बार चैप्टर 1 देख लेंगे, एंड मुझे चैप्टर 3 स्टार्ट करना है, और 315, 320, 330, ठीक है? Okay, sure. ऑल राइट, Bye, बाय ma'am. एवरीवन, बाय 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 बाय. Thank you.